हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था बहुत पहले ही, तो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि जो जंतु प्रजनक हैं, प्रजनन है, उसके आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पुष्पन के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, ऐसे कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज जो है हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और नए टॉपिक के अंदर हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन, प्रजनन और जनन दोनों ही एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो इसके अंदर कि प्रजनन क्या होता है और जनन क्या होता है, बात एक ही है। लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन पढ़ लिया है, कायिक जनन पढ़ लिया है और लैंगिक जनन पढ़ लिया है। लैंगिक जनन की सबसे खास बात ये होती है कि उसमें युग्मक का निर्माण भी होता है और युग्मक का संलयन भी होता है, और इसी घटना को हम कहते हैं निषेचन। तो ये सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी विशेषताएं, लाभ, हानियाँ, ये सब नॉर्मल बातें हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, ठीक है। और इसका भी पहला जो टॉपिक है हमारा वो है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन आप सभी जानते हैं क्या होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। तो निषेचन जब होगा, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में मिलना है, ठीक है, इसी घटना को हम निषेचन कह रहे हैं। तो इससे पहले वाली घटनाएं क्या होगी, ये तो मिलेंगे बाद की बात है, तो इससे पहले क्या होगा। तो भाई निषेचन के लिए अगर हम बात करें निषेचन की कि नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलना है, तो पहले उनको बनना भी तो पड़ेगा, यानी कि युग्मकों का निर्माण भी तो करना पड़ेगा। जब युग्मक बनेंगे तभी तो वो मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी पहला जो टॉपिक है वो है हमारा युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन। जनन शब्द बार बार हम पढ़ चुके हैं और इसका मतलब ही यही होता है जन्म देना या पैदा करना, ठीक है। अब नाम आया है युग्मक जनन, तो युग्मकों का जनन, युग्मक का निर्माण करना, ठीक है। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। जो युग्मक बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये होता है कि युग्मक क्या होते हैं। बार बार शब्द आता है युग्मक निर्माण, युग्मकों का संलयन, निषेचन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है, बट ये नहीं पता होता है कि युग्मक क्या होता है। युग्मक है क्या? युग्मक वह अगुणित जनन कोशिका है। अगुणित का मतलब आपको समझना है, पहली चीज़ तो ये उस दिन बताया था मैंने, एक शब्द आता है अगुणित, एक आता है द्विगुणित। अगुणित को हम एन टाइप भी बोलते हैं, एन भी कह सकते हैं कि ये एन टाइप कोशिका है या अगुणित है, इसको हम एन से दर्शाते हैं। और द्विगुणित को हम 2n से दर्शाते हैं। द्विगुणित और अगुणित। अगुणित का मतलब कि उसमें ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, आधी हो। जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हमें उस कोशिका को अगुणित बनाना है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या हमें आधी करनी पड़ेगी। तो 46 की आधी कितनी हो जाएगी, 23, ठीक है। तो 46 के आधे गुणसूत्र हो गए 23। अगर किसी कोशिका में 23 गुणसूत्र हैं, आधे गुणसूत्र हैं, तो उसे हम कहेंगे अगुणित कोशिका। आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट आता है 2n, इसे हम कहते हैं द्विगुणित। n को तो अगुणित, 2n को द्विगुणित। अब द्विगुणित है और 2 लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें डबल कर देना है। डबल का मतलब कि जो मेन जो गुणसूत्र होते हैं उसका डबल नहीं करना है, जो अगुणित है ना उसी का डबल करना है। यानी कि अगर अगुणित का मतलब आधे गुणसूत्र हैं तो 2n का मतलब बराबर होंगे। जैसे कि मनुष्य में अगुणित कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं तो बराबर कितने होते हैं, 46। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो आ रही ना बात समझ में कि अगुणित और द्विगुणित किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि युग्मक जो है वो अगुणित जनन कोशिका है।
अगुणित का मतलब समझ में आ गया होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और क्यों होती है ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया है कि होनी भी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे जाकर डबल से डबल के गुणसूत्र बन जाएंगे एक कोशिका में, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर लिख रखा है कि जनन कोशिका, क्यों है जनन कोशिका? क्योंकि इसी से ही नए जीव का निर्माण होने वाला है। यही प्रथम कोशिका होती है जिससे आगे जाकर नए जीव का निर्माण होना है, तो इसीलिए इसको जनन कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, जो संतति के निर्माण में सहायक होती है। एक जो नया जीव बनने वाला है, एक जो नई संतति बनने वाली है, उसका अगर आपको निर्माण करना है, उसको बनाना है, तो वो किससे बनेगी? एक अगुणित कोशिका से, जिसे हम युग्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर एक घर बनाना है तो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी ले लेंगे हम? ईंट ले लो, पत्थर ले लो। ठीक है, तो उसी से पूरा घर बनेगा। तो यहाँ पर अगर जीव बनाना है तो युग्मक चाहिए, और वो युग्मक जनन कोशिका है, और वो कैसा है? अगुणित है। तो अगर आपसे अब कोई युग्मक पूछ लिया जाए, कि कोई पूछ ले, तो आप ये डेफिनेशन बता देना, रटना नहीं है, समझो इस चीज़ को। ठीक है, युग्मक कहाँ बनते हैं, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। अब अगर एग्जाम्पल की बात करूं कि जैसे युग्मक क्या होते हैं, चलो ठीक है, एक उदाहरण बता लेते हैं कि युग्मक क्या होते हैं। युग्मक की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन इसका कोई उदाहरण तो होगा, है बिल्कुल। अगर हम मनुष्य की बात करें तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही युग्मक हैं। अंडाणु जो है वो मादा युग्मक होता है, और शुक्राणु जो है वो नर युग्मक होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनाते हैं, और आगे जाकर यही युग्मनज विकास करके एक भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, तो युग्मक दो टाइप के हो गए, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर के अंदर बनने वाला नर युग्मक, मादा के अंदर बनने वाला मादा युग्मक। यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही एक प्रकार के युग्मक हैं। ठीक है, या यूं भी कह सकते हो कि अगुणित जनन कोशिका है, जिसे हम युग्मक कहते हैं। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि युग्मक को लैंगिक जनन की, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, लैंगिक जनन, क्योंकि अलैंगिक जनन में तो युग्मक बनेंगे नहीं। तो लैंगिक जनन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। युग्मक को लैंगिक जनन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि इसी युग्मक से आगे जाकर एक नया जीव बनना है, एक नए जीव की संरचना बनानी है, और वो संरचना किस प्रकार से कार्य करेगी, क्या कार्य करेगी, जो भी कार्य होंगे वो सभी उसी जीव के अंदर होने वाले। तो इसी वजह से इसको लैंगिक जनन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ऐसे बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर हम बात करें अपने शरीर की, कि मानव शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन हो गई, तो कोशिका हो गई। फेफड़ों की कौन हो गई, तो एक छोटी सी इकाई होती है कुप्पिका, एक संरचना होती है कुप्पिका, तो कुप्पिका हो गई। तो ऐसे बहुत सारी इकाइयाँ हम पढ़ते हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, ओके। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है ना, कोई सिंपल सा टॉपिक है, वैसे सभी जानते हैं बच्चे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी फिर भी मैं बार बार बोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर मैं जल्दी ही आपको बता दूँगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम आप। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है युग्मक के प्रकार। युग्मक के प्रकार इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सिर्फ शब्द आएंगे, आगे कोई भी लेसन है उसमें शब्द दे दिया जाएगा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके अंदर समस्या होती है कि मतलब विषम युग्मजी किसे कहेंगे, ये कौन सा गैमेट है ना, सम युग्मजी कौन से प्रकार के होते हैं। तो इसलिए इनकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अपनी कॉपी में उतार लेना, और इसको समझना भी है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे पहला हम बात करें सम युग्मजी। सम युग्मजी को इंग्लिश में कहा जाता है होमोगैमेट्स, होमोगैमेट्स। अब सम शब्द से ही पता चल रहा है, सम यानी समान, युग्मजी यानी युग्मक। ठीक है, तो सम युग्मजी का मतलब क्या हो जाएगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का कंपैरिजन करना है अपने को यहाँ पे, जब नर युग्मक और मादा युग्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान हो, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक में कोई फर्क ही नहीं हो, कोई विभिन्नता ना हो, एक जैसे हो, दिखने में भी एक जैसे हो, यानी कि संरचना सेम हो, और उनके जो कार्य हैं क्रियात्मक रूप से है वो एक प्रकार के हो, यानी कोई भिन्नता, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती है
तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी। ठीक है, अब ऐसे समयुग्मजी जो युग्मक हैं वो किस में होते हैं, तो क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि समयुग्मजी युग्मकों के उदाहरण बताइए, किस में पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से जीवों के अंदर होते हैं। तो कौन कौन हो गया, क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विषम युग्मजी की। अब वहाँ पर सम था, सम का मतलब समान, अब विषम आ गया है तो कुछ विभिन्नताएं भी होगी इसके अंदर। ठीक है, तो विषम युग्मजी को तो हम क्या कहते हैं, हेटेरोगेमेट्स। उसको होमोगेमेट्स, ये होमोगेमेट्स और ये हेटेरोगेमेट्स। तो विषम युग्मजी जो हैं वो होते क्या हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही आकारिकी रूप से भिन्न भिन्न हों, आकार में, दिखने में बिल्कुल वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, विषम युग्मजी। ठीक है, नाम से वैसे ही पता चल रहा था कि दिखने में बिल्कुल अलग अलग ही होंगे, विषम आ गया है शब्द। ठीक है, तो ऐसे कौन से उदाहरण हो सकते हैं, अगर सबसे अच्छा उदाहरण लिया जाए तो वो है मनुष्य। क्योंकि अगर हम मनुष्य के युग्मकों की संरचना को देखें तो बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, आपने बुक्स में बहुत बार देखा होगा कि युग्मक, अगर हम मादा युग्मक की यानी कि अंडाणु की बात करें तो वो इस प्रकार से थोड़ा गोल गोल होता है, ऐसे ऐसे अंडे के आकार का हो सकता है या गोल आकार का हो सकता है। जबकि अगर हम शुक्राणु की बात करें जो कि एक नर युग्मक होता है, तो शुक्राणु की संरचना लंबी सी होती है, सांप जैसी, देखी होगी आपने, है ना। उसके 3 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला, शीर्ष वाला, फिर नीचे ग्रीवा वाला, फिर एक पूंछ होती है ऐसे। ऐसा खैर नहीं होता है, मैं अभी ऐसे ही रफली डायग्राम बता रही हूँ आपको। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि इनकी संरचना जो होती है ना वो बहुत ही अलग अलग होती है एक दूसरे से, तो आकारिकी रूप से अलग हो गए। तो विषम युग्मजी हो गया, ये दोनों में समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल सेम है, आकार में भी, क्रियात्मक रूप से भी बिल्कुल सेम है, और ये आकार में बिल्कुल अलग है, तो इसे विषम युग्मजी यानी हेटेरोगेमेट्स कहेंगे। अब तीसरा टाइप आता है क्या, असमयुग्मजी। असमयुग्मजी, यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ये तो चलो ठीक है, विषम सम तो इसमें पता चल जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। इसे हम कहते हैं एनआइसोगेमेट्स। क्या कहते हैं, एनआइसोगेमेट्स। ये क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक की संरचना समान है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन कार्यात्मक रूप से अगर वो भिन्न हैं, कार्य उनके अलग अलग हैं, क्रियाएं वो अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। संरचना तो बिल्कुल सेम हो गई, लेकिन क्रियाएं वो अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे असमयुग्मजी। एक प्रकार से देखा जाए तो ये इनके बीच वाला है, युग्मक जो है इनके बीच का, इसके गुण भी हैं, इसके गुण भी हैं। ये बिल्कुल सेम था, ये बिल्कुल अलग था, और इसके अंदर सेम भी है और अलग भी है। अच्छा, सेम क्या है कि संरचना समान है, युग्मकों की संरचना समान है, लेकिन क्रियात्मक रूप से वो अलग है, तो इसे हम कहते हैं असमयुग्मजी। ठीक है, अब तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दी है और समझा भी दिया है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, स्पाइरोगाइरा वगैरह ये सभी आप एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, वरना एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे युग्मक हो गए। अब यहाँ से क्या होता है कि बहुत बार जब हम प्लांट्स वाले चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी कुछ जीवों के बारे में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या है ना कि शब्द उठ के आते हैं कि इनके अंदर समयुग्मजी प्रकार के युग्मक होते हैं, इनके अंदर विषम युग्मजी प्रकार के युग्मक होते हैं, इनमें ऐसे युग्मक होते हैं। अब समझ में आता नहीं कि ये होते क्या हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने बता दिया है, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको इसको बुक कॉपी के अंदर उतारना भी है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्राणियों में लैंगिकता। ठीक है, अब उसका भी फर्स्ट टॉपिक है समथैलेसी। समथैलेसी जीव किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जिनमें युग्मक एक ही जनक द्वारा बनते हैं, यानी कि युग्मक जो है जितने भी प्रकार के हैं वो जनक उसके अंदर एक ही होगा, एक ही जनक द्वारा अगर युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे समथैलेसी। ठीक है, और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे मुयुक्तर हो गया, राइजोपस हो गया,
है ना। तो म्यूकर और राइजोपस के अंदर एक ही जनक होता है और उसी जनक द्वारा नर युग्मक या मादा युग्मक जो भी जितने भी प्रकार के युग्मक होते हैं वो बनते हैं। विषम थैलेसी की अगर हम बात करें, सेकंड जो टॉपिक है हमारा विषम थैलेसी, इसी का दूसरा प्रकार है कि जीव, ऐसे जीव जिनमें युग्मक भिन्न भिन्न जनकों द्वारा बनते हैं। जनक इसमें अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग नर जनक अलग हो गया, मादा अलग हो गई। तो इनमें अगर अलग अलग जनकों के द्वारा अगर उनमें युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे विषम थैलेसी। अच्छा, नाम ये बहुत अजीब अजीब लगते हैं कि सम थैलेसी पता नहीं क्या होगा, विषम थैलेसी पता नहीं क्या होगा, बहुत ही भयानक से लगते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है और इनको समझना जो है वो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो डरना नहीं है इन चीज़ों से, ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं ही अपने को ज़्यादा परेशान करती है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मानव हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया। भाई मानव तो सबसे अच्छा और सिंपल सा उदाहरण है, क्योंकि मानव के अंदर भी मानव दो प्रकार के होते हैं, एक तो लड़कियां होती है, एक लड़के होते हैं, नर होता है, एक मादा होती है। तो नर जो युग्मक बनाएगा वो अलग होगा, मादा युग्मक अलग बनाएगी। तो इनमें दोनों ही जनक क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना। एक जनक ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नर ही बनाएगा या सिर्फ मादा ही बनाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे, विषम थैलेसी। अब कुछ और परिभाषाएं आती है, जैसे कि एक लिंगी और द्विलिंगी प्राणी क्या होते हैं, एक लिंगी जीव क्या होते हैं, द्विलिंगी क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर कि एक लिंगी मतलब कि ऐसा समझते हैं कि जो जननांग होंगे वो एक ही आदमी के अंदर होंगे। ऐसा नहीं है, देखो इसको समझो इस चीज़ को। एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि नर व मादा जननांग अलग अलग जनकों में होते हैं। नर के अंदर नर जननांग होगा, मादा के अंदर मादा जननांग होगा, मतलब जननांग जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे एक लिंगी। अब एक शब्द का मतलब यहाँ पर ये मत समझना एक लिंगी मतलब एक में ही दोनों ही प्रकार के जननांग होंगे, ऐसा नहीं है। एक लिंगी मतलब कि एक मनुष्य में एक लिंग, एक कोई भी नर है तो उसमें नर लिंग और मादा है तो उसमें मादा वाला लिंग, ठीक है ना। तो इसी को अपन कहेंगे एक लिंगी। सबसे अच्छा उदाहरण मानव है, बंदर हो गया। जैसे मानव के अंदर नर अलग है तो नर के अंदर उसका जननांग अलग होगा, मादा है तो मादा जननांग अलग होगा, ठीक है। बंदर है, खजूर है, मार्केंशिया है, अभी मार्केंशिया का उदाहरण पढ़ेंगे पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है द्विलिंगी। द्वि यानी कि दो, लिंगी यानी कि लिंग, जननांग। दोनों जननांग जब एक ही किसी भी जीव के अंदर उपस्थित हो, एक ही जीव के अंदर उपस्थित हो तो उसे अपन कहते हैं द्विलिंगी। नर व मादा जननांग एक ही जनक में, कोई भी एक जीव है, कोई भी एक जनक है, उसी में दोनों अगर जननांग उपस्थित हैं तो उसे हम कहेंगे द्विलिंगी। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो धतूरा हो गया, मक्का, केंचुआ, कारा, ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया है, जैसे इसको हम कहते हैं मार्केंशिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केंशिया में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मार्केंशिया है। ये इसका नर थैलेस है, ये इसका मादा थैलेस है और ये इसका नर थैलेस है, ठीक है। मादा जो है, अब इसमें मादा वाला जननांग होगा, क्योंकि अभी अभी पढ़ने पड़ा था कि एक लिंगी का उदाहरण हमने मार्केंशिया पढ़ा है। तो मार्केंशिया एक लिंगी जीव है, एक लिंगी पादप है, एक छोटा सा पादप है, ठीक है। तो उसमें एक ही जननांग जो है वो एक ही जीव के अंदर उपस्थित होगा, एक ही जीव के अंदर एक ही जननांग उपस्थित होगा। तो अब ये मादा है, ये नर है, तो मादा के अंदर मादा जननांग उपस्थित होगा, नर के अंदर नर जननांग उपस्थित होगा। तो अब ये ध्यान रखना है कि जो मार्केंशिया का जो मादा वाला जो पार्ट है, तो मादा के अंदर जो मादा जननांग है उस मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियोफोर कहते हैं। मार्केंशिया में मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियोफोर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मार्केंशिया के मादा जननांग का नाम बताइए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड तक में पूछा जा सकता है ये एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन। तो मादा जो मार्केंशिया है उसमें मादा जननांग को हम कहते हैं आर्किगोनियोफोर, ठीक है। और जो नर जननांग है, मार्केंशिया का जो नर जननांग है जो कि नर में उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। क्या कहते हैं, एंथ्रीडियोफोर। ये आपको याद रखना है, नाम याद रखना है। अभी द्विलिंगी के अंदर हमने एक उदाहरण पढ़ा था, कारा, याद है। ये है हमारा क्या, कारा। ये कारा का डायग्राम है, वो कौन था, मार्केंशिया, ठीक है। ये कारा है,
कारा के अंदर क्योंकि द्विलिंगी है तो दोनों जननांग एक ही जीव में उपस्थित होंगे, नर जननांग भी उसी जीव में, मादा जननांग भी उसी जीव में। तो नर जो जननांग है उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। जो कारा का मादा नर जननांग है उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एंथ्रीडियो4 है, जो मार्केंशिया है उसका जो नर जननांग है वो एंथ्रीडियो4 है। ये एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियो4 दोनों ही अलग अलग है। ये एंथ्रीडियो4 है और इसका जो नर जननांग है वो क्या है, एंथ्रीडियम है। किसका है, कारा का नर जननांग। कारा के अंदर मादा जननांग भी उपस्थित होता है, एक ही पादप के अंदर होता है क्योंकि ये द्विलिंगी है। तो इसको हम मादा जननांग को हम बोलते हैं उगोनियम। क्या बोलते हैं, उगोनियम। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसमें नर जननांग कौन सा होता है, मादा जननांग कौन सा होता है। तो क्योंकि मार्केंशिया तो द्विलिंगी है, एक लिंगी है, तो उसमें नर जननांग मादा जननांग सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। मादा जननांग को आर्किगोनियो4 कहेंगे और नर जननांग को एंथ्रीडियो4 कहेंगे। ठीक है, अच्छा उसके दोनों के पीछे 4 लगा देना। 4 नाम आ जाए तो मतलब वो मार्केंशिया वाले। याद करने का तरीका है, कारा के अंदर नर जननांग मादा जननांग दोनों ही एक में ही होते हैं। नर जननांग को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, मादा जननांग को हम उगोनियम कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से उदाहरण याद हो गए होंगे कि एक लिंगी कौन हो गया, मार्केंशिया, द्विलिंगी कौन हो गया, कारा। क्लियर है यहाँ तक? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं अगला, युग्मक स्थानांतरण। पहला हमारा था युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण हमने कर लिया था। अब आएगा अपना टॉपिक युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण नाम से पता चल रहा है, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को हम बोलते हैं स्थानांतरण। तो अब यहाँ पर स्थानांतरण कैसे कैसे हो सकता है, तो देखिए जो नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है, उन दोनों को अगर आपस में संपर्क में आना है, भाई संपर्क में क्यों आना है, निषेचन करना है, मिलना है, तो अगर उनको निषेचन की क्रिया करनी है तो उनका स्थानांतरण बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि नर युग्मक और मादा युग्मक हमेशा एक दूसरे के पास पास रहेंगे। नर युग्मक कहीं और हो सकता है, मादा युग्मक कहीं और हो सकता है। तो जब वो दोनों ही दूर दूर हैं और इनको अगर पास में आना है तो इनको अपनी जगह छोड़कर एक दूसरे के संपर्क में आना पड़ेगा। तो इसके लिए स्थानांतरण करना ही पड़ेगा। अब होता क्या है कि जैसे अभी अभी हमने पढ़ा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो बात करें अगर समयुग्मजी की, अब आपको पता चल गया होगा कि भाई समयुग्मजी क्या होते हैं। आकारिकी और क्रियात्मक रूप से जो समान युग्मक होते हैं उन्हें हम समयुग्मजी कहते हैं, और विषमयुग्मजी जो आकारिकी रूप से बिल्कुल अलग होते हैं उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। अब समयुग्मजी के अंदर क्या होता है कि जो नर और जो मादा है वो दोनों ही गतिशील होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो दोनों ही गतिशील होते हैं तो क्या होता है कि गति करके एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और फिर बाद में निषेचन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें विषमयुग्मजी की, तो इसके अंदर नर जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। आकार में क्या होता है, छोटा होता है। ये आकार में क्योंकि बराबर थे, ये इसमें क्या होता है कि आकार में ये छोटा होता है। और जो मादा होती है वो आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी, क्योंकि ये छोटा शब्द लिखा है तो ये तो बड़ी होगी। अब इसमें नर जो होता है वो गतिशील होता है, या गमनशील भी लिख सकते हो आप, और जो मादा होती है वो अगतिशील होती है। मादा नहीं, मादा युग्मक, सॉरी। ठीक है, तो नर युग्मक तो गतिशील हो गया, मादा युग्मक अगतिशील हो गई। अब नर को क्या, अब नर अगर गतिशील है, चल फिर सकता है, तो भाई नर ही मादा के पास आएगा, नर युग्मक ही मादा के पास आएगा। मादा थोड़ी जाएगी, तो चल ही नहीं सकता बेचारा, युग्मक बैठा रहता है एक जगह पे। तो नर को यहाँ पर आना है, इसके पास आना है। तो नर को, नर युग्मक, सॉरी नर बोल रही हूँ बार बार में, तो नर युग्मक को मादा युग्मक के पास में आना है। तो नर युग्मक को सपना तो नहीं आ रहा कि चलो मैं उसके पास में चला जाता हूँ, या उसके कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए ना कि भाई मादा युग्मक के पास आना है।
तो इसके लिए मादा युग्मक जो है वो अपने अंदर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है कि जिसकी वजह से नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक की तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्रवण करती है जिसकी वजह से नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक के पास में या मादा युग्मक के तरफ जो है वो आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से युग्मकों का क्या होता है, आपस में स्थानांतरण होता है। या तो नर युग्मक मादा युग्मक अगर चल फिर सकते हैं दोनों ही, तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर नर युग्मक जो होगा वो मादा युग्मक के पास में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मनुष्य की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव के अंदर जो नर युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक को, नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मादा युग्मक होते हैं वो संख्या में बहुत ही कम होते हैं, और जो नर युग्मक होते हैं वो संख्या में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे मादा की अगर हम मनुष्य की बात करें तो जो अंडाणु होता है वो लगभग एक होता है ना, नॉर्मल तौर पर एक ही अंडाणु होता है, लेकिन उस एक अंडाणु पर शुक्राणुओं की संख्या जो होती है वो मिलियंस में होती है। 300-400 मिलियंस के अंदर उनकी संख्या होती है, शुक्राणु की संख्या। मतलब नर युग्मक तो बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि मादा युग्मकों की संख्या बहुत ही कम होती है। अब हम बात करें अगर पुष्पों की, भाई पुष्पों के अंदर जो युग्मक बनते हैं, पुष्पों के अंदर भी एक तो नर जननांग होता है, एक मादा जननांग होता है। नर जननांग को हम कहते हैं पुंकेसर और मादा जननांग को हम स्त्रीकेसर या जायांग कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर की जो संरचना होती है इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज आगे पढ़ेंगे इसको फिर पूरा डिटेल में। देखिए, अगर हम बात करें पुंकेसर की, तो पुंकेसर के अंदर मेनली दो ही संरचनाएं होती हैं। ये पुंकेसर है, इसे हम कहते हैं पूतंतु और इसे हम क्या कहते हैं, परागकोश। एक संरचना और इसके बीच में ये वाली जो संरचना होती है इसे हम योजी कहते हैं, जो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का काम करती है। ये तो कौन हो गया, पुंकेसर। पुंकेसर। अगर हम स्त्री केसर या मादा जननांग की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये स्त्री केसर है, या इसको हम जायांग भी कह सकते हैं, जायांग या स्त्री केसर, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये वाला जो ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। बीच वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिका। और सबसे नीचे वाला जो भाग है इसे हम क्या कह देंगे, अंडाशय। ठीक है, सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, इसके नीचे वाला पार्ट वर्तिका और सबसे नीचे वाला पार्ट अंडाशय। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि परागकोश के अंदर परागकण, यहाँ पर कुछ पालियाँ पाई जाती है, परागधानी बोलते हैं इससे। इसके अंदर बनते हैं परागकण, और परागकण यहाँ से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, इस वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। ये परागकण जो है एक प्रकार से इनके अंदर, वैसे तो हम परागकणों को ही नरयुग्मक बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके अंदर दो केंद्र होते हैं, उनको हम नरयुग्मक कहते हैं। वो सही वर्ड है उनके लिए, नरयुग्मकों के लिए, कि परागकण होता है और परागकण के अंदर दो केंद्रक बन जाते हैं, उनको हम नरयुग्मक कहते हैं, सही है इसके लिए। तो यहाँ से परागकण क्या होता है कि यहाँ से ये फटता है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, परागकण जब बाहर निकलते हैं तो हवा के माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम जरूरी होता है। देखो, नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचना है, चाहे दोनों को ही एक दूसरे के पास पहुंचना है, तो उसके लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। वो जल हो सकता है, वो वायु हो सकता है, वो कोई पक्षी हो सकता है, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकता है, गिलहरी हो सकता है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये नर युग्मक है, इसके अंदर नर युग्मक है परागकण के अंदर, और ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर, इसकी वर्तिकाग्र पर। जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर
जब ये पहुंच जाएंगे तो होता क्या है कि जब परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। इस क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। अच्छा, परागकण शब्द अलग है, परागण क्रिया अलग है। परागकण तो वो युग्मकों का एक ढांचा है जिसके अंदर युग्मक पड़े हैं, या यूँ कह सकते हैं युग्मक हैं एक प्रकार के। और परागण जो है वो एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसे हम कहते हैं परागण की क्रिया। अब ये परागण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। लेकिन ये स्वपरागण और परपरागण की क्रिया हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ये अपने सेकंड वाले चैप्टर में आएगा। है बहुत ही ईजी, कुछ नहीं है। एक ही पौधे के ऊपर जा रहे हैं, एक ही पौधे से उसी पौधे पे जा रहे हैं तो स्वपरागण, दूसरे पौधे पर जा रहे हैं तो परपरागण, है ना। लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जो भी सेकंड वाला जो लेसन है उसके अंदर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो परागण की क्रिया समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है निषेचन। निषेचन क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार का होता है, किन किन में कौन कौन सा निषेचन होता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन किसे कहेंगे? पढ़ चुके हैं पहले भी कि निषेचन वो प्रक्रिया है, एक सेकेंड, ये मार्कर से थोड़ी इंक निकल रही है। निषेचन क्या है कि जब नर युग्मक, या यूं कह सकते हैं कि अगुणित नर युग्मक, है ना, और मादा युग्मक, मादा युग्मक भी कैसा होगा? अगुणित होगा। अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक दोनों आपस में संयोजित होकर या संलयन करके, संयोजित या संलयन करके किसका? द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज का अगर निर्माण करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक दोनों ही संलयित होकर या संयोग करके या मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। दोनों मिल रहे हैं आपस में, दोनों मिलकर एक हो रहे हैं, इसी को हम निषेचन कह रहे हैं। अब निषेचन यहाँ पर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला होता है बाह्य निषेचन, और दूसरा जो होता है वो होता है आंतरिक निषेचन। एक तो होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। सबसे पहले बात करते हैं अपन बाह्य निषेचन की। बाह्य यानी बाहर। अब बाहर कहाँ पे? जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के या किसी भी जनक के शरीर के बाहर हो तो उसे अपन कहते हैं बाह्य निषेचन। सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ आपको मेंढक का। किसी भी तालाब के अंदर जब, वैसे तो मेंढक जो है निषेचन की क्रिया अपनी जल के अंदर ही करते हैं, क्योंकि सूखे में तो वो करेंगे नहीं। सूखे में करेंगे तो अंडाणु शुक्राणु सूख जाएंगे और पहली चीज़ तो वो गमन ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के पास ही कैसे आएंगे। ऐसा तो नहीं कि शुक्राणु के हाथ पाँव में जो, चलो ये उसका जो भी नर युग्मक है उसके हाथ पाँव में तो वो चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये कोई भी तालाब है, तालाब के अंदर जल भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि जो नर मेंढक जो होगा, नर मेंढक, वो अपने बहुत सारे शुक्राणुओं को पानी में छोड़ देगा, बहुत सारे शुक्राणुओं को, अपने बहुत सारे नर युग्मकों को पानी में छोड़ देगा। और यहाँ पर जो मादा होगी वो भी अपने अंडाणु को क्या करेगी? पानी में छोड़ देगी। ठीक है। अब ये पानी के अंदर ही, जब पानी तो गतिशील ही होता है, तो ये क्या करेंगे कि उसी के, हाँ वैसे नर युग्मक गतिशील होता है तो ये पानी के माध्यम से वहाँ पर चला जाएगा, तो ये चला जाता है मादा युग्मक के पास में और दोनों आपस में निषेचन कर देते हैं। तो ये तो इनके अंदर तो सिर्फ युग्मकों का निर्माण हुआ,
युग्मकों के निषेचन की प्रक्रिया होगी वो जल के अंदर यानी कि शरीर से बाहर होगी, तो इसीलिए इसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है, अब बाह्य निषेचन के हानि क्या क्या है? पहली चीज़ तो ये कि बाह्य निषेचन एक संयोगवश ही होगा। ये शुक्राणु और अंडाणु मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि तालाब के अंदर सिर्फ मेंढक तो रहते नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे जीव रहते हैं। किसी बड़े जीव ने अगर इनका शुक्राणुओं को खा लिया या अंडाणुओं को खा लिया, युग्मकों को खा लिया, तो फिर निषेचन नहीं हो पाएगा। बाई चांस अगर निषेचन हो भी जाए, संयोगवश हो भी गया, चलो ठीक है, फिर भी जब इनकी लार्वावस्था होती है तब भी कोई जीव इनको खा सकता है, या जब एडल्ट में आ जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो भी इनको जीव खा सकता है। जब ह्यूमनज बन जाता है तब भी इनको जीव खा सकता है। तो बहुत सारी हानियां हैं बाह्य निषेचन की। अब मैंने उदाहरण आपको बता ही दिया है, मेंढक हो गया इसका उदाहरण, है ना, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मछली हो सकती है क्योंकि वो जल में रहती है, तो ऐसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आंतरिक निषेचन की। आंतरिक निषेचन का मतलब क्या हो गया? अब वो बाह्य निषेचन यानी शरीर के बाहर हो रहा था, तो ये आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होगा। अब शरीर के अंदर कैसे? मनुष्य की बात करते हैं तो नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर के अंदर उसका पूरा गर्भाशय होता है, मादा के अंदर गर्भाशय होती है मादा के शरीर के अंदर, मादा जन्नांग के ऊपर मादा जन्नांग के रूप में, और नर के अंदर भी उसका एक अपना ही सेल्फ जन्नांग होता है। ठीक है, अब नर जन्नांग जो है उसमें शुक्राणु बनते हैं और मादा जन्नांग में अंडाणु बनते हैं। तो शुक्राणु होते हैं गतिशील क्योंकि उनमें पूंछ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया उनको ऊर्जा देते हैं और वो गतिशील होते हैं। तो गति करके वो कहाँ चले जाएंगे? मादा शरीर के अंदर चले जाएंगे, उनकी योनि से होते हुए उसके गर्भाशय तक पहुँच जाएंगे, और गर्भाशय से भी आगे फिर फॉलोपियन ट्यूब में इनमें पहुँच जाएंगे वो। तो क्या होता है कि नर जो शुक्राणु होते हैं वो मादा अंडाणु के पास में पहुँच जाते हैं और वो दोनों आपस में निषेचित हो जाते हैं। तो ये जो क्रिया हुई, आंतरिक निषेचन वाली जो क्रिया हुई, वो हुई कहाँ पे? निषेचन की क्रिया कहाँ पे हुई? मादा के शरीर के अंदर हुई, बाहर नहीं हुई। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है कि एक तो निषेचन होने के बाद में इसको हानि पहुंचने की संभावना कम होती है। हाँ, अगर शरीर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जीव जो है आकर और उस युग्मकों को खा लेगा या युग्मनज को खा लेगा, ऐसा तो होगा नहीं, या भ्रूण को खा लेगा। शरीर के अंदर किसी प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो निषेचित नहीं हो पाएंगे, या निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, या निषेचन के आगे वाली क्रियाएं नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी बाह्य निषेचन से बेटर है आंतरिक निषेचन, जो कि शरीर के अंदर हो रहा है, तो हानि होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अब उदाहरण मैंने बता ही दिया है आंतरिक निषेचन का। उभयचर हो गए, कुछ मनुष्य तो हो ही गए, ठीक है, सरीसृप हो गए, तो ये कुछ उदाहरण हो गए आंतरिक निषेचन के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि निषेचन क्या होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है, उससे द्विगुणित युग्मनज बनता है। दो प्रकार का निषेचन होता है, आंतरिक और बाह्य निषेचन। आंतरिक अंदर होने वाला निषेचन, बाह्य जो शरीर के बाहर होने वाला निषेचन। ठीक है, ये क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, समस्या है, दिक्कत है, तो आप इसी क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। मैं जैसे ही देखूंगी क्वेश्चन आपका, मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होना है, फिर बहुत ज़्यादा पुराने वीडियोस हो जाते हैं, उन पे फिर कमेंट आते हैं तो मैं देख ही नहीं पाती उनको। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।